सवाल ये है कि आखिर सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए ये बैन क्यों परमानेंट बंद किया जाए। मैं कहता हूँ एक ही संगठन नहीं, जितने भी देश विरोधी संगठन हैं वो आज ही बंद किए जाए। सरकार ने ये बहुत ही अच्छा एक कदम लिया है कि पीएफआई पे बैन लगाया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे, और ये बहुत जरूरी था क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। बीजेपी से अगर गठजोड़ हो जाता है पीएफआई का तो वो जो है स्वच्छ गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी स्वच्छ कर देती है। 5 आदमी का सरकार है, उसको अडानी अंबानी मतलब मोटा रकम वाले को मोटा किया जा रहा है और घोटालेबाज सबको माफ किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज हम जनता का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आज पीएफआई संगठन को बैन कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए ये बैन क्यों किया गया, क्योंकि अगर ये आतंकी संगठन है तो इसे 5 साल के लिए बैन क्यों, इसका हमेशा के लिए खात्मा क्यों नहीं सरकार कर रही। दूसरा, 8 सालों से कैसे ये पनपा, किसकी शय पर पनपा, ये भी मिजाज जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरा सबसे अहम सवाल आज हमारे मिजाज इंडिया के में ये रहेगा कि क्या 5 साल का बैन जो लगाया गया है, 5 साल के बाद ये अगर जो सरकार कह रही है, जो तथ्य मिल रहे हैं, अगर ये आतंकी संगठन है तो क्या 5 साल में ये देशभक्त हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा, 5 साल बाद ये सही हो जाएगा। तो अगर कोई आतंकी संगठन है तो फिर उसे पूरी तरीके से बैन सरकार क्यों नहीं कर रही है, इसी पर जानेंगे जनता का मिजाज, साथ ही साथ मेहमानों की राय भी हम लेंगे। आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ कि हमारे साथ इस शो में कौन कौन मौजूद रहेगा। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सर मौजूद है शाहिद खान साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ आलोक वजी मौजूद है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हाजी मेहरदीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर अविनाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आलोक वजी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए सरकार ने पाबंदी लगाई है पीएफआई संगठन पर, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 5 साल क्यों, अगर आतंकी संगठन है तो फिर हमेशा के लिए पाबंदी क्यों नहीं लग रही। निदा अहमद जी, पीएफआई की स्थापना 2007 में हुई थी, आज इसको लगभग 16.5 साल हो रहे हैं। कांग्रेस के हमारी सरकार 8.5 साल से है, 8 साल कांग्रेस के रेजिम में भी ये रहा, लेकिन अब 5 साल के अंदर जो हमने इसको बैन लगाया है, पटना से जब एनआईए ने रेड किया और इनका गजबाए हिंद का हमको सारा तहकीकात में मिला कागजात, उसके बाद हमने 15 राज्यों में छापे मारे और लगातार छापेमारी करके इनके यहाँ से सारी चीज़ें बरामद कर ली। 120 करोड़ रुपया इन्होंने हवाला से ट्रांसफ़र किया, 240 करोड़ रुपया इन्होंने कैश में ट्रांसफ़र किया और भी अन्य कागजात मिले जिससे 2047 में एक मुस्लिम देश बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे थे। उसके बाद हमने इसको बैन किया और ये जान लीजिए ये नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की सरकार है। इस 5 साल में या तो ये देशभक्त हो जाएंगे या इनको हम कब्र में दफना के उसके ऊपर हम सीमेंट कर देंगे, ये दोबारा से कभी अपनी आंख ना ऊपर उठा के भारत की अस्मिता और अखंडता पर। ठीक है, कांग्रेस से जवाब लेते हैं। सर, आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, देखिए कहा यह जा रहा है कि 2024 नजदीक है, इस वजह से ये तमाम कार्रवाई जो है वो की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई आतंकी संगठन है, अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, अगर कोई युवाओं का ब्रेन वॉश करके उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल कर रहा है, तो फिर पूरी पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही। देखिए निदा जी, ये आपकी बात जो बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमारा देश है, अगर कोई भी संगठन हमारे देश के खिलाफ है, चाहे कोई भी संगठन हो, वो फुल्ली पाबंद होना चाहिए। ये बीजेपी प्रोपगंडा एजेंडा के तहत ये कर रही है 5 साल और 3 साल के लिए, ये सिर्फ चुनाव है सर पे। अगर इनमें इतनी कमियां हैं, हमारे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इतनी डिटेल दी हैं, तो इसको परमानेंट बैन करके तहस नहस क्यों नहीं किया जा रहा है। आप अपने हिसाब से देखिए ना, आज जहाँ पे इनके फेवर के काम होते हैं वहाँ पे रातों रात रेड हो जाती है, जहाँ इनके खुद के लोग फंसे पड़े हैं वहाँ नज़र ही नहीं जाती, ना कैमरे की जाती है, ना सीबीआई की जाती है, ना एनआईए की जाती है। आज ये सिर्फ प्रोपगंडा है, रोजी रोटी को कैसे रोजी रोटी को छुपाया जाए। आज इतने सारे युवा हैं, मैं तो कहता हूँ इन लोगों से भी आप सवाल करिए, आपके पास रोजी रोटी का क्या हाल है, 8 साल पहले क्या था और आज क्या है, क्या वादा किया था, कितने करोड़ रोजगार का किया था, उन पे क्यों नहीं बात हो रही है। ये सब पॉलिटिकल तहत हो रहा है, परमानेंट बंद किया जाए। मैं कहता हूँ एक ही संगठन नहीं, जितने भी देश विरोधी संगठन हैं वो आज ही बंद किए जाएं।
चाहे वो किसी के। जनता का मिजाज जानेंगे, लेकिन मेहमानों से एक रिएक्शन ले लेते हैं। हाजी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते क्या पीएफआई को जैसे बैन किया गया, पीएफआई जैसे न जाने कितने संगठन है जिसको 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई है? देखिए, सिमी को भी बैन किया गया था, मगर उनके खिलाफ कोई उनके पास सबूत नहीं मिला। कोर्ट में बाकायदा तारीख पे तारीख मिलती जा रही। ऐसी पीएफआई के बारे में एक सामाजिक संगठन है, बहुत लोगों की मदद करा, बाकायदा दिखाया भी गया, समझाया भी गया। अगर उन पर 5 साल की पाबंदी का करते हैं, तो अगर आपको इतना ही देश विरोधी लोगों से अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप आरएसएस पे भी बैन लगे। आरएसएस के प्रचारक शिंदे साहब ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि वहाँ पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और बम फोड़ने के लिए कहा गया। उस पर एनआईए की कोई कार्रवाई नहीं होती है, मगर ख़ास तौर से जब किसी नाम होता है तो एक हवा बना दिया जाता है मुसलमान के नाम से। दंगा होता है तो उसमें मुसलमान को जोड़ दिया जाता है, कोरोना हुआ तो मुसलमान से जोड़ दिया गया। आने वाला कल ऐसा होगा नेताजी, अगर देश में भूकंप भी आ गया ना तो उसे भी मुसलमान से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं, क्या मुसलमानों के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश है या फिर ये बैन सही है? देखिए नेताजी, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सरकार को जैसे ही सबूत हाथ लगे, चाहे वो जहांगीरपुरी का हो, चाहे दिल्ली का शाहीन बाग हो, चाहे राजस्थान का करौली हो, चाहे कानपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश का खारगोन हो, सरकार को जैसे ही सबूत हाथ लगे, और सरकार ने ये बहुत ही अच्छा एक कदम लिया है कि पीएफआई पे बैन लगाया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, और देश विरोधी गतिविधियां मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो सरकार है वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और कोई भी एक देशभक्त भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जनता के पास चलते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? ये तो सरकार ने अपने हिसाब से लगाया होगा बैन, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इसके अलावा कि महंगाई पर बात होनी चाहिए, और जो एक मुद्दा है, और जब सिलेंडर 1000 से ऊपर मैंने पेमेंट किया तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इतनी महंगाई कैसे हो गई है और इतनी इस तरह से इनकम नहीं बढ़ी है उस रफ्तार में। तो लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि कहते हैं कि इनकम बढ़ी है, उस रेशियो में इनकम नहीं बढ़ी है। मतलब ऐसा कुछ भी लाके सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश? नहीं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। 8 साल पहले सब कलेक्टर में नौकरी था, पूरे राजस्थान भी कलेक्टर में था, छत्तीसगढ़ भी कलेक्टर में नौकरी था, पूरा दिल्ली के लोग, हम भी कलेक्टर था, मोदी आया छीन लिया नौकरी, इसलिए आप पकड़ा छान रहे भाई साहब। 8 साल सब पहले कलेक्टर में नौकरी था। ठीक है, जवाब लेते। कांग्रेस का एक रिएक्शन बनता है, यहाँ पे एक रिएक्शन बनता है। जनता ये कह रही है कि 2014 से पहले क्या हम सब कलेक्टर थे, क्योंकि ये सरासर जो मोदी जी काम कर रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस को तकलीफ है, इसलिए इस तरीके की बातें कर रही है। देखिए, कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं है, कांग्रेस को बिल्कुल ही तकलीफ नहीं है। हमने जब बीच में सबके खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब कलेक्टर की बात कर रहे हैं, कलेक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है शायद हमारे महाराज को ये भी नहीं पता। कलेक्टर बनने के लिए कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कलेक्टर ऐसे ही थोड़ी बना जाता है। बल्कि बीजेपी लोग कलेक्टर ऐसे ही बना रहे हैं, और जो चाहता है उसे ऐसे ही बना रहे हैं। इनके सचिव, बीसीसीआई के सचिव, इनके साहबजादे के बेटे बने हुए हैं, जिनको इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी आती है कि आप सुनेंगे तो आप भी हंस जाएंगे। तो ये एक तरफी बात है। अगर रोजगार की बात करो तो एक आदमी का व्यू लेने से बेहतर है कि 2-4 लोगों का व्यू लिया जाए। ठीक है जी, बीजेपी इस पर काउंटर करना चाहती है। पीएफआई के बारे में इन्होंने कहा, इन्होंने कर्नाटक में पीएफआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा पीएफआई से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस बराबर तरजीह देती रही है एक पर्टिकुलर वर्ग को, लेकिन हम किसी भी राष्ट्रद्रोही को, किसी भी ऐसे संगठन को जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि आरएसएस को बैन करें, कहाँ राजा भोज है, कहाँ भोजू तेली, कहाँ राष्ट्रभक्त आरएसएस और कहाँ ये पीएफआई। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? गंगू तेली एक के बाद बिहार में भोजू तेली, भाई बिहार में भोजू तेली होता है। ठीक है। हाँ। तो इसलिए आप कहाँ से कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ गंगा जमुना और कहाँ नाली से आप कंपेयर कर रहे हैं। ये देश, ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। आपने सुना टेलीविजन पर जिस समय रेड हो रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हिंदुस्तान के सभी लोगों ने सुना। क्या आरएसएस कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा सकता है? हाजी इसे इसका रिएक्शन लेंगे, क्योंकि हाजी जी ने कल वो की थी, आपस में तुलना की थी आरएसएस की और साथ ही साथ पीएफआई की। वो ये कह रहे हैं कि कहाँ राजा वो, कहाँ गंगू तेली, किससे आप कल्पना कर रहे हो? देखिए जी, आरएसएस का एजेंडा है कि देश को किसी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि आप ये मुझे बता दीजिए, आप आरएसएस की बड़ी बड़ी उपलब्धियां आप अभी बता रहे थे, आप ये बताइए उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जैसे आपने अभी बताया कि जो टेरर फंडिंग है
पीएफआई की, वही दिखाया बताया जा रहा है कि 120 करोड़ रुपए उनके पास मिले हैं। आप बताइए, जब राजनीतिक संगठन है, जब एक सामाजिक संगठन आरएसएस है, उसके पास इतने बड़े बड़े जो वो अपने प्रोग्राम आयोजित करते हैं और शाखाएं लगाते हैं, उनके पास ये इतना सारा धन कहाँ से आता है? पीएफआई उस पर जो हमारी एनआईए है वो उस पर जांच क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्योंकि वो एक हिंदू लॉबी के लिए काम करती है और उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। वो भी सांप्रदायिक में, उन पर 3 बार बैन लगे, देश में 3 बार बैन लगे। और सरदार पटेल जी जो सब महापुरुष, जिनकी बहुत बड़ी मूर्ति गुजरात में बाकायदा लगी हुई, उन्होंने उसको बैन किया। तो ऐसा नहीं कह सकते। अभी वो तो पुलिस भी, एनआईए भी। दिक्कत इस बात से है कि पीएफआई के खिलाफ एक्शन हो रहा है, आरएसएस के खिलाफ नहीं हो रहा। ठीक है, जनता का रिएक्शन। जी भाई साहब। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि एनआईए पर 5 साल के लिए, इस पर पीएफआई पर 5 साल सर ने तो एनआई पे बैन लगा दिया। एनआईए पर तो गलती निकल जाता है। अब बीजेपी वाले तो इसको भी प्रचार प्रसार कर देंगे। नहीं, जबान सबकी फिसलती है, इनकी भी लोगों की खूब फिसलती है। लोग फिसलने वाली जबानों को ज्यादा प्रचारित करते हैं। तो महोदय ने कहा कि पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा है, 5 साल के बाद हो सकता है वो देशभक्त हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस से पीएफआई मिलकर चुनाव लड़ी थी। अब बीजेपी उस टाइम देशभक्त समझ लिया था। अब जो है, अब महोदय इसलिए 5 साल के लिए उस पर बैन लगा है कि 5 साल के अंदर अगर 24 भी निपट जाएगा, गुजरात भी निपट जाएगा, हिमाचल भी निपट जाएगा। बीजेपी से अगर गठजोड़ हो जाता है पीएफआई का, तो वो जो है स्वच्छ गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी स्वच्छ कर देती है तो इन लोगों का गठजोड़ हो जाएगा। और रही बात कांग्रेस की, तो राहुल गांधी का यात्रा निकल चुका है और देश में कांग्रेस की जो गठजोड़ की सरकार है इस बार आने वाली है। ये दिल्ली कनाट पहले से तय नहीं होता है, ये तय होता है गांव गरीब जनता से, ये कन्फर्म है। भैया तालियां बज रही। हाँ। देखिए, जो ये बात कर रहे हैं, जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, उनका मनोबल टूटा है। और जो बात हमारे भाई अंग्रेज जी कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तुलना कर रहे हैं, और जो संघ की बात कर रहे हैं, तो जो ये कह रहे हैं कि भाई संगठन आरएसएस की बात करें, तो भाई मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में स्वयं सेवकों ने जहां पर ऑक्सीजन की मारामारी बची थी, खड़े होकर लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, 4 मजहब 36 बिरादरी के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके सिलेंडर उपलब्ध करे और आपके अक्षरधाम पर ऑक्सीजन वैन लगी थी, उसको हमने ऑपरेट किया। हम 3 बंदों ने ऑपरेट कर आइसोलेशन सेंटर बनाए। आप जैसों ने दान कर बिल्डिंग खाली कर बेड दिए और वहाँ पे कंसिस्टेटर दिए। आप लोगों ने ही आरएसएस को मजबूत किया है। 4 मजहब और 36 बिरादरी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और जो देश विरोधी, देश किसका टूट रहा है? हमारा टूट रहा है। जो टूट रहा है, भारत टूट रहा है। आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भारत के अच्छे नागरिक हैं। और जब गलत करता है तो उसकी आवाज गलत तरीके से उठाए, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो गलत करता है, जो आतंकवादी, तो उसको आतंकवादी बोलने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें सरकार का कोई विरोध नहीं है। जो गलत करता है उसको बैन करना चाहिए। अविनाश जी, जनता दरअसल ये कह रही है कि गलत चाहे कोई भी करे, गलत है, तो सबके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, एनआईए हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये सब एक स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं और इन्होंने अपना काम बखूबी किया, सारे सबूत इकट्ठा किए। 15 राज्यों में इन्होंने लगातार छापेमारी करी। आरएसएस के खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्र के हित में शुरू से उसके एक स्वयंसेवक, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो 70 साल का हो, वो अपना पूरा दायित्व के साथ जिम्मेदारी को निभाता है। और पीएफआई के पास जो ये स्वतंत्र जांच एजेंसियों को, एनआईए को और ईडी को जो सबूत मिले हैं, तो उन्होंने अपना काम ठीक किया है। 5 साल अगर किसी आतंकी संगठन को बैन किया जाता है तो उससे सही नहीं होगा ना? हमेशा के लिए बैन करना चाहिए। हमेशा के लिए दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो वो खोल देगी, उसमें क्या है? हमेशा के लिए बैन कर देंगे, दूसरी सरकार आएगी वो खोल देगी, तो क्या करोगे? कांग्रेस सरकार तो उनकी फेवर वाली है, वो आएगी खोल देगी उनको आकर के। कांग्रेस से एक रिएक्शन। जनता ये कह रही है कि दरअसल सरकार ने इसलिए बैन नहीं किया क्योंकि जब आपकी सरकार आएगी आप बैन हटा देंगे। किसने? गवर्नमेंट ने। जो सवाल ये उठाया ना कि 5 साल के लिए बैन क्यों? अगर आतंकी संगठन है तो हमेशा के लिए पाबंदी लगाओ। लेकिन जनता ये कह रही है कि आप अगर आ गए सरकार में, देखो उम्मीद है जनता को कि आप आ सकते हो, अगर आप आ गए तो आप हटा दोगे बैन। देखिए, मैं आपको बताऊं, बीजेपी का जो बिल्कुल वॉशिंग मशीन है ना, वो वॉशिंग मशीन के हिसाब से काम करते हैं। इनका वक्त सीधा हो तो ये महबूबा की जाके गोद में बैठ जाते हैं। इनका वक्त सीधा हो तो ये उनसे गठबंधन कर लेंगे जो इनके बिल्कुल विरोधी हैं।
जो 5-5 हजार करोड़ के घोटालेबाज हैं, दीदी और दीदी वाले राज्य के लोग, उनके साथ ये गलबैयाँ खेल रहे हैं। आज के वक्त में जनता को उम्मीद नहीं है, जनता को तो पूरी उम्मीद हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बौखलाहट तो बीजेपी को है कि राहुल जी की जो यात्रा निकली है ये पार है। इतनी बड़ी यात्रा इनके नेता कहाँ, ये तो 2 घंटे के नाम को योगा करते हैं और 10 मिनट योगा करके निकल जाते हैं। 80 किलो वजन था, 160 किलो हो गया। अभी वो घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। किसका था 80 किलो वजन? इनके नेताओं का। अच्छा, अरे अभी आ जाए, ये तो योगा, अरे एक रिएक्शन वो योगा उल्टा पड़ रहा है। 80 किलो से 160 किलो। इन्होंने कहा कि हमने यात्रा नहीं निकाली है। आप भूल गए अडवाणी जी की रथ यात्रा को? अडवाणी जी कहाँ हैं? आजकल तो पोस्टर पे भी नहीं है। आप भूल गए? आप आज कहाँ हैं? क्या कह रहे हो? ये भाई जी कह रहे अडवाणी जी को तो मैं बता रहा हूँ, एक मार्गदर्शक कर हम गुरु जी की तरफ पूछ रहे हैं। आप लोगों ने तो पूर्व प्रधानमंत्रियों को जो आपने सरकारें बनवाई, जो आपके खुद के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को आपने आज तक उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी है। अरे अकेले मत बोलो, इस पे बोलो। चलो कोई नहीं, आप बोलो। ये बड़ी दिक्कत है, कैमरा सामने आती। हाँ। अडवाणी जी की बात बता देता हूँ। अडवाणी जी के साथ में क्या हुआ है? अडवाणी जी के साथ में ये हुआ है कि मोदी जी अडवाणी जी के पैर छूने के लिए गए थे, मगर उनके नीचे से जमीन ही खींच ली और अपने आप प्रधानमंत्री बन गए। ये अडवाणी जी के साथ हुआ है। PFI पे क्या बोलोगे? PFI पर 5 साल का बैन। PFI पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, उस पे बैन किया है। एक बात बता दो, RSS पे कौन सा ऐसा क्यों बैन लगाया गया कि वो राजनीति में नहीं आ सकती? RSS वाले अपने बंदों को बीजेपी में क्यों, दूसरे पार्टी में क्यों भेजकर अपने सांसद बनवाते हैं? वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ सकती? अगर वो गलत है इसीलिए तो बैन है इसके ऊपर। क्यों अपने RSS के नाम से वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं? जी आपके लिए सवाल है, जनता का आपके लिए सवाल है। क्या हो गया? क्यों गुस्से में? क्या हो गया? नहीं, आज जो ये लड़का बोल रहा है कि 370 हटा, 370 पहले से कोर्ट में था मामला। आप पता करो, नहीं पता है तो मत बोलो। भारत जोड़ो की बात आज सुनिए, आज बीजेपी आई है। सुनिए बीजेपी आई है तो आज हिंदू और मुस्लिम आतंकवाद हो गया। इतना दिन से मुस्लिम नहीं था। धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। नहीं, धर्म की राजनीति। जहाँ देश है वहाँ धर्म नहीं है। जहाँ मेरा देश धर्म की राजनीति धर्म नहीं है। धर्म की राजनीति। ये बोला सबसे पहले इंसानियत है। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, अडवाणी जी पर एक सवाल था उनका। तो अडवाणी जी ने ही मोदी जी को मुख्यमंत्री बनवाया था और अडवाणी जी पोस्टर से भी गायब हो गए और अडवाणी जी को पूर्ण रूप से शांत करा दिया गया। अब गडकरी जी का नंबर है। अब रही बात PFI की, तो PFI पर जो बैन लगा है वो पूर्णकालिक लगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। इसका सबूत NIA के पास है, तो पूर्णतः उस पर पूर्णकालिक बैन लगना चाहिए। अरे मैम क्या हुआ? आराम से क्या हुआ? इतना गुस्सा नहीं, आराम से। क्या परेशान है? हाँ, सरकार हम लोग जानते हैं कि 5 आदमी का सरकार है, उसको अडानी अंबानी मतलब मोटा रकम वाले को मोटा किया जा रहा है और घोटालेबाज सबको माफ किया जा रहा है पैतृक संपत्ति समझ के। इधर हम लोग के यहाँ अगर 25,000 का अगर लोन लेते हैं तो हम लोग का अचल दोनों जब्त किया जा रहा है। यहाँ बीजेपी को कोई कहने वाला नहीं है। हम लोग कितना परेशान है। अभी हम लोग बिहार से इलाज कराने एम्स आए हैं, हम लोग को गाड़ी का टिकट नहीं मिलता है, लेकिन हर एक साल घाटा दिखा रहा है, हर एक साल किराया बढ़ाया जा रहा है। बोलो तो ये मैडम बोल रहा है ना, ये मैडम को बोलो। मैम सुन लीजिए। आपने बोले ना हिंदू मुस्लिम, जब नेहरू ने देश बांट के PM बना तो उस समय कहाँ चले गए थे आप? उस समय भी तो यही था ना। अभी सुनो, पूना बम्बई के अंदर में एक लड़की को गर्दन काट दिया, हिजाब नहीं पहना, लब जहाद, उस समय कहाँ थे? हिंदू मुस्लिम करते हो आप? तो नेहरू कहाँ थे उस समय? देश आजाद करने में देश क्यों तोड़ा? अभी भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी वो ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत करो। वो ये कह रहे हैं शुरू किसने किया? देश तोड़ने की बात होती है कि कांग्रेस ने देश का विभाजन करा।
है पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग करा, मगर आरएसएस को ये मालूम था कि जिन्ना को कैंसर है और जिन्ना 4 दिन के मेहमान है। अगर ये लोग चाहते और उनको प्रधानमंत्री बना देते, वो 4 दिन के बाद में वो मर जाते, उसके बाद में ये देश अलग विभाजन नहीं होता। ये खुद ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम का ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो और हम हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चमकाएं। ये अब आकर ये कामयाब हुए हैं और अब 2024 आ रही है, ये यात्रा जो निकल रही है इनको भगाने वाली यात्रा है ये। क्या लोग जी, क्या 2024 की तैयारी है ये सब कुछ बैन वैन करके? देखिए, जवाब सुन लीजिए भाई, जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। हाँ, देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था जब हिंदुस्तान बन गया था कि कांग्रेस को जिस चीज़ के लिए बनाया था वो उसका काम हो चुका है, अब कांग्रेस का विघटन हो जाना चाहिए। तो मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि अपने कारनामों से वो कांग्रेस को पूरी तरीके से विघटित करने में लगे हुए हैं। गांधी जी के पीएफआई बैन से कांग्रेस पे क्या असर पड़ेगा? सब लोग तो महंगाई, बेरोजगारी, पीएफआई सब कौन बोल रहा है? पीएफआई को तो हमने कह दिया कि पाताल से भी ढूंढ के लाना होगा, तो 5 वर्षों के अंदर पीएफआई के एक मेंबर को रसातल में बेचकर दम लेंगे, और लेकिन हिंदुस्तान की अस्मिता और अखंडता पर आंच नहीं आने देंगे। ठीक है। हाजी शेख सर, अगर कुछ गलत नहीं किया तो होने दीजिए ना जांच। देखिए, जांच से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मगर अभी तो कंफ्यूज, मैं कह रहा हूँ एनआईए कंफ्यूज है कि हम उन्हें जो लोग पकड़े गए हैं निदा जी, वो कंफ्यूज है कि इन्हें हम किस धारा में इन्हें जेल में भेजें। अभी तो मिला कुछ नहीं उनके खिलाफ, कुछ नहीं, कंफ्यूज था भी। बताइए, जब अजमेर का ब्लास्ट हुआ, जिन्होंने किया, क्या उन पर उस संस्था पर बैन नहीं लगना चाहिए? मगर क्या हो रहा है, ये मीडिया ट्रायल हो रहा पीएफआई का, मीडिया ने उसे पूरा हवा बना के रखा, हवा बना दिया पीएफआई को। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा, देखिए ये राजनीति पूरी चल रही। 2024 की तैयारी किसी तरीके से मुस्लिमों को किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए, ये टारगेट इनका शुरू से चल रहा, 2014 से लेकर 2022 में आज हम हैं। ठीक है, 2022 में हमें वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम स्कॉलर हैं हाजी जी कि 2024 की ये पूरी तैयारी है। देखिए, ये 2024 की कोई तैयारी नहीं है, ये देश विरोधी ताकतों के खिलाफ उठाया गया सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस को इसमें क्या है, तो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पहले राजस्थान में जाकर के देख ले। जो अपने किसी अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, वो खुद ही कांग्रेस के आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वो भारत जोड़ने का काम नहीं कर रहे, वो भारत को विघटित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, सर ने कहा पीएफआई का एक मेंबर निकाल के ढूंढ के पाताल में से भी लाएंगे। इसी तरीके से ये जो वो थे ना, क्या नाम है, कोरोना टाइम में ये कह रहे थे कि जो है जमातियों को निकाल के लाएंगे। क्या जमाती निकले? उसमें से कुछ निकला कि जमातियों ने फैलाया था। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, पीएफआई का कोई भी फाल्ट नहीं निकलेगा और ये मुँह खाएंगे। जैसे इन्होंने जमातियों को, इन्होंने जो है मीडिया वालों ने और बीजेपी वालों ने ये कहा था ढूंढ के पकड़ो, ये कोरोना फैला रहे हैं। इसी तरीके से पीएफआई एक दिन बिल्कुल सच साबित होगी और सही साबित होगी। मैडम, ये जो हो रहा है ये खाली सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच हो रही है, सर्वे हो रहा है, दारुल उलूम देवबंद का सर्वे किया जा रहा है, और जो पीएफआई को बैन किया है एक दिन में, वो खाली सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। सारे सब बैन और सर्वे सब वोट बैंक की राजनीति। ये जो कुछ भी हो रहा है, जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना हिंदुत्व खतरे में है। हम भी एक हिंदू हैं, सनातनी है, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। ऐसे ही रहा तो हिंदुस्तान खतरे में जरूर आ जाएगा। हम हिंदुस्तान खतरे में नहीं है। एक सेकंड, मैं बताना चाहूँगा कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए, इसमें नेताओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी भी नेताओं को हीरो ना बनाया जाए देश के अंदर। ये जैसे हम कहते थे ना, हमारे राजवाड़े मिलकर एक देश बना, ये नेताओं ने जो मिलके अपना जो कर रहे हैं ना, कोई राजा मरा नहीं है, ना कोई सामंत मरा है। जो एमएलए एमपी हैं वो आज के समय में राजा हैं, और जो एमएलए हैं वो सामंत हैं। लूट अलग रूप में सब सामने आ रहे हैं। हाँ। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने जो इतिहास में पढ़ा है कांग्रेस के बारे में, बहुत अच्छी बातें पढ़ी हैं, लेकिन आज धड़ल्ले से खुलेआम जो कांग्रेस के बारे में झूठ बोला जाता है, इतिहास को बदला जाता है, और यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे एंकर्स जो चुप रहते हैं, उनसे वापस बोल के जवाब पूछना चाहिए कि किस आधार पर वो ये वाली बात कह रहे हैं। ये बार बार कांग्रेस को बदनाम करते रहते हैं। अगर इतिहास पढ़ेंगे शायद ये कांग्रेस ही बन जाएंगे।
तो एक बार इनको पढ़ना चाहिए। कांग्रेस के सकारात्मक काम है वो गिनने चाहिए। आलोचना करने का मतलब ये नहीं कि आप कांग्रेस को गलत तरीके से पेश करोगे। दुष्प्रचार करना आलोचना नहीं है। आलोचना का मतलब है कि आपने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना था। गलत क्या है तो सवाल उठाइए, सही क्या है तो स्वागत कीजिए। हाँ सर, वक्त की कमी है। तो अब फिलहाल सारे मेहमान आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितनी जनता हमारे साथ जुड़ी आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब शो को वाइंड अप करने का समय आ गया है। आज हमने दरअसल जानने की कोशिश यही की थी कि PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। न सिर्फ PFI को बल्कि PFI से जुड़े जितने संगठन है सभी को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ अगर कोई आतंकी संगठन है तो उसे 5 साल के लिए बैन क्यों, हमेशा के लिए उसका खात्मा क्यों नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर 5 साल के लिए बैन है तो 5 साल के बाद जब ये आएंगे तो ये देशभक्त बन जाएंगे, ये ईमानदार बन जाएंगे। तो बहुत से लोग इस बैन की प्रक्रिया को 2024 के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। तो इसी पर आज हमने जनता का मिजाज जाना। फिलहाल हमारे इस खास शो मिजाज इंडिया के मैं भी लेते हैं, मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ न्यूज़ इंडिया।